नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं किताबों के इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित अतीत के चलचित्र किताब के दूसरे संस्मरण भाभी की कहानी लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। इतने वर्ष बीत जाने पर भी मेरी स्मृति अतीत के दिन प्रतिदिन गाढ़े होने वाले धुंधलेपन में एक एक रेखा खींचकर उस करुण कोमल मुख को मेरे सामने अंकित ही नहीं सजीव भी कर देती है। छोटे गोल मुख की तुलना में कुछ अधिक चौड़ा लगने वाला पर दो काली रूखी लटों से सीमित ललाट, बचपन और प्रौढ़ता को एक साथ अपने भीतर बंद कर लेने का प्रयास सा करती हुई लंबी बरौनियों वाली भारी पलकें और उनकी छाया में डबडबाती हुई सी आंखें। उस छोटे मुख के लिए भी कुछ छोटी सीधी नाक और मानो अपने ऊपर छुपी हुई हंसी से विस्मित होकर कुछ खुले रहने वाले ओठ समय के प्रवाह से फीके भर हो सके हैं, धुल नहीं सके। घर के सब उजले मैले सहज कठिन कामों के कारण मलिन रेखा जाल से कुथी और अपनी शेष लाली को कहीं छिपा रखने का प्रयत्न सा करती हुई कहीं कोमल कहीं कठोर हथेलियां काली रेखाओं में जड़े कांतिहीन नखों से कुछ भारी जान पड़ने वाली पतली उंगलियां, हाथों का बोझ संभालने में भी असमर्थ सी दुर्बल रूखी पर गौर बाहें और मारवाड़ी लहंगे के बाहरी घेर से थकित से एक सहज सुकुमारता का आभास देते हुए कुछ लंबी उंगलियों वाले दो छोटे छोटे पैर, जिनकी एड़ियों में आंगन की मिट्टी की रेखा मटमैले महावर सी लगती थी। भुलाए भी कैसे जा सकते हैं। उन हाथों ने बचपन में ना जाने कितनी बार मेरे उलझे बाल सुलझाकर बड़ी कोमलता से बांध दिए थे। वे पैर ना जाने कितनी बार अपनी सीखी हुई गंभीरता भूलकर मेरे लिए द्वार खोलने आंगन में एक ओर से दूसरी ओर दौड़े थे। किस तरह मेरी अबोध अष्टवर्षीय बुद्धि ने उससे भाभी का संबंध जोड़ लिया था, यह अब बताना कठिन है। मेरी अनेक सहपाठनियों के बहुत अच्छी भाभियां थीं। कदाचित उन्हीं की चर्चा सुन सुनकर मेरे मन ने, जिसने अपनी तो क्या दूर के संबंध की भी कोई भाभी नहीं देखी थी, एक ऐसे अभाव की सृष्टि कर ली जिसको वह मारवाड़ी विधवा वधू दूर कर सकी। बचपन का वह मिशन स्कूल मुझे अब तक स्मरण है, जहां प्रार्थना और पाठ्यक्रम की एक रस्ता से मैं इतनी रुआसी हो जाती थी कि प्रतिदिन घर लौटकर नींद से बेसुध होने तक सवेरे स्कूल न जाने का बहाना सोचने से ही अवकाश न मिलता था। उन दिनों मेरी ईर्ष्या का मुख्य विषय नौकरानी की लड़की थी, जिसे चौका बर्तन करके घर में रहने को तो मिल जाता था। जिस कठोर ईश्वर ने मेरे भाग्य में नित्य स्कूल जाना लिख दिया था, वह माँ के ठाकुर जी में से कोई है या मिशन की सिस्टर का यीशु, यह निश्चय न कर सकने के कारण मेरा मन विचित्र दुविधा में पड़ा रहता था। यदि वह माँ के ठाकुर जी में से है तो आरती पूजा से जी चुराते ही क्रुद्ध होकर मेरे घर रहने का समय और कम कर देगा, और यदि स्कूल में है तो बहाना बनाकर ना जाने से पढ़ाई के घंटे और बढ़ा देगा। इसी उधेड़ बुन में मेरा मन पूजा आरती प्रार्थना सब में भटकता ही रहता था। इस अंधकार में प्रकाश की एक रेखा भी थी। स्कूल निकट होने के कारण बूढ़ी कल्लू की माँ मुझे किताबों के साथ वहां पहुंचा भी आती थी और ले भी आती थी, और इसी आवागमन के बीच में कभी सड़क पर लड़ते हुए कुत्ते, कभी उनके भटकते हुए पिल्ले, कभी किसी कोने में बैठकर पंजों से मुंह धोती हुई बिल्ली, कभी किसी घर के बरामदे में लटकते हुए पिंजड़े में मनुष्य के स्वर साधना करता हुआ गंगाराम, कभी बतख और तितरों के झुंड, कभी तमाशा दिखलाने वाले के टोपी लगाए हुए बंदर, ओढ़नी ओढ़े हुए बंदरिया, नाचने वाला रीछ आदि स्कूल की एक रास्ता दूर करते ही रहते थे। हमारे ऊंचे घर से कुछ ही हटकर
एक ओर रंगीन सफेद रेशमी और सूती कपड़ों से और दूसरी ओर चमचमाते हुए पीतल के बर्तन से सजी हुई एक नीची सी दुकान में जो वृद्ध सेठ जी बैठे रहते थे, उन्हें तो मैंने कभी ठीक से देखा ही नहीं। परंतु उस घर के पीछे वाले द्वार पर पड़े हुए पुराने टाट के पर्दे के छेद से जो आंखें प्राय आते जाते देखती रहती थीं, उनके प्रति मेरा मन एक कुतूहल से भरने लगा। कभी कभी मन में आता था कि पर्दे के भीतर झांक कर देखूं, पर कल्लू की माँ मेरे लिए उस जंतु विशेष से कम नहीं थी जिसकी बात कह कहकर बच्चों को डराया जाता है। उसका कहना ना मानने से वह नहलाते समय मेरे हाल ही में छिले कान की लौ दुखा सकती थी, चोटी बांधते समय बालों को खूब खींच सकती थी, कपड़े पहनाते समय तंग गले वाले फ्रॉक को आंखों पर अटका सकती थी, घर में और स्कूल में मेरी बहुत सी झूठी सच्ची शिकायत कर सकती थी। सारांश यह है कि उसके पास प्रतिशोध लेने के बहुत से साधन थे। परंतु कल्लू की माँ को चाहे उन आंखों की स्वामिनी से मेरा परिचय न भाता हो, पर उसकी कथा सुनने में उसे अवश्य रस मिलता रहा। वह अनाथनी भी है और अभागी भी। बूढ़े सेठ सबके मना करते करते भी इसे अपने इकलौते लड़के से ब्याह लाए और उसी साल लड़का बिना बीमारी के ही मर गया। अब सेठ जी का इसकी चंचलता के मारे नाक में दम है, ना इसे कहीं जाने देते हैं न किसी को अपने घर आने। केवल अमावस पूनो एक ब्राह्मणी आती है जिसे वे अपने आप खड़े रहकर सीधा दिलवाकर विदा कर देते हैं। वे बेचारे तो जाति बिरादरी में भी इसके लिए बुरे बन गए हैं। और इसकी निर्लज्जता देखो, ससुर दुकान में गए नहीं कि वह पर्दे से लगी नहीं, घर में कोई देखने वाला है ही नहीं। एक ननद है जो शहर में ससुराल होने के कारण जब तब आती जाती है और तब इसकी खूब ठुकाई होती है, इत्यादि इत्यादि सूचनाएं कल्लू की माँ की विशेष शब्दावली और विचित्र भाव भंगिमाओं के साथ मुझे स्कूल तक मिलती रहती थी। परंतु उस समय वे सूचनाएं मेरे निकट उतना ही महत्व रखती थीं जितनी नानी से सुनी हुई बेला रानी की कहानी। कथा में बेचैन कर देने वाला सत्य इतना ही था कि कहानी की राजकुमारी की आंखें पुराने टाट के पर्दे से सुनने वाली बालिका को नित्य ताकती रहती थीं। यह स्थिति तो कुछ सुखद नहीं कही जा सकती। यदि सुनी हुई कहानी के सब राजा रानी राजकुमार राजकुमारी दैत्य दानव आदि सुनने वालों को इस प्रकार देखने लगे तो कहानी सुनने का सब सुख चला जावे। यह कल्लू की माँ की कहानी और पर्दे के छेद से देखने वाली आंखों ने मुझे समझा दिया था। भूरे टाट में जड़ी सी वे काली आंखें मेरी कल्पना का विषय ही बनी रहती। यदि एक दिन पानी बरसने से कल्लू की माँ रुक न गई होती, पानी थमते ही मैं स्कूल से अकेले ही न चल दी होती और गीली सड़क पर उस पर्दे के सामने ही मेरा पैर न फिसल गया होता। बच्चे गिरकर प्रचोट के कारण न रोकर लज्जा से ही रोने लगते हैं। मेरे रोने का भी कदाचित यही कारण रहा होगा, क्योंकि चोट तो मुझे याद नहीं आती। कह नहीं सकती कि पर्दे से निकलकर कब उन आंखों की स्वामिनी ने मुझे आंगन में खींच लिया, परंतु सहसा विस्मर ने मेरी रुलाई रुक गई। एक दुर्बल पर सुकुमार बालिका जैसी स्त्री अपने अंचल से मेरे हाथ और कपड़ों का कीचड़ मिला पानी पहुंच रही थी और भीतर दालान से वृद्ध सेठ कुछ विस्मित स्वर कह रहा था, अरे यह तो वर्मा साहब की बाई है। उसी दिन से वह घर जिसमें न एक भी झरोखा था, न रोशनदान, न एक भी नौकर दिखाई देता था, न अतिथि और न एक भी पशु रहता था, न पक्षी, मेरे लिए एक आकर्षण बनने लगा। उस समाधि जैसे घर में लोहे के प्राचीर से घिरे फूल के समान वह किशोरी बालिका बिना किसी संगी साथी, बिना किसी प्रकार के अमोद प्रमोद के मानो निरंतर वृद्ध होने की साधना में लीन थी। वृद्ध एक ही समय भोजन करते थे और वह तो विधवा ठहरी। दूसरे समय भोजन करना ही यह प्रमाणित कर देने के लिए पर्याप्त था कि उसका मन विधवा की संयम प्रधान जीवन से ऊबकर किसी विपरीत दिशा में जा रहा है। प्राय निराहार और निरंतर मिताहार से दुर्बल देह से वह कितना परिश्रम करती थी, यह मेरी बालक बुद्धि से भी ना छिपा रहता था। जिस प्रकार उसका खंडर जैसे घर और लंबे चौड़े आंगन को बैठ बैठ कर बुहारना
आंगन के कुएं से अपने और ससुर के स्नान के लिए ठहर ठहर कर पानी खींचना और धोबी के अभाव में मैले कपड़ों को काठ की मोगरी से पीटते हुए रुक रुक कर साफ करना मेरी हंसी का साधन बनता था। उसी प्रकार केवल चलती लकड़ियों में प्रकाशित दिन में भी अंधेरी रसोई की कोठरी के घुटते हुए धुएं में से रह रहकर आता हुआ खांसी का स्वर, कुछ गीली और कुछ सूखी राख से चांदी सोने के समान चमकाकर तथा कपड़ों से पहुंचकर रखते समय शिथिल उंगलियों से छूटते हुए बर्तनों की झंझनाहट मेरे मन में एक विषाद भर देती थी। परंतु काम चाहे कैसा भी कठिन रहा हो, शरीर चाहे कितना ही क्लांत रहा हो, मैंने ना कभी उसकी हंसी से आभासित मुख मुद्रा में अंतर पड़ते देखा और ना कभी काम रुकते देखा। और इतने काम में भी उस अभागी का दिन द्रौपदी के चीर से होड़ लेता था। सवेरे स्नान, तुलसी पूजा आदि में कुछ समय बिताकर ही वह अपने अंधेरे रसोई घर में पहुंचती थी, परंतु 10 बजते बजते ससुर को खिला पिलाकर उस टाट के पर्दे से मुझे शाम को आने का निमंत्रण देने के लिए स्वतंत्र हो जाती थी। उसके बाद चौका, बर्तन, कूटना पीसना भी समाप्त हो जाता, परंतु तब भी दिन का अधिक नहीं तो 1 प्रहर ही शेष रह जाता था। दुकान की ओर जाने का निषेध होने के कारण वह आकाश का समय उसी टाट के पर्दे के पास बिता देती थी, जहां से कुछ मकानों के पिछवाड़े और 1-2 आते जाते व्यक्ति ही दिख सकते थे, परंतु इतना ही उसकी चंचलता का ढिंढोरा पीटने के लिए पर्याप्त था। उस 19 वर्ष की युवती की दयनीयता आज समझ पाती हूँ, जिसके जीवन के सुनहरे स्वप्न गुड़ियों के घरौंदे के समान दुर्दिन की वर्षा में केवल बह ही नहीं गए, वरन उसे इतना एकाकी छोड़ गए कि उन स्वप्नों की कथा कहना भी संभव न हो सका। ऐसी दशा में उसने 8 वर्ष की बालिका को ही अपने संगीहीन हृदय की सारी ममता सौंप दी, परंतु वह बालिका तो उसके संसार में प्रवेश करने में असमर्थ थी। इसी से उसने उसी गुड़ियों वाले संसार को अपनाया। वृद्ध भी अपनी बहू के लिए ऐसा निर्दोष साथी पाकर इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं ही बड़े आदर यत्न से मुझे बुलाने पहुंचाने लगे, और माँ तो उस माता पिताहीन विधवा बालिका की कथा सुनकर ही मुंह फेर कर आंखें पोंछने लगती थी। इसी से धीरे धीरे मेरी कुछ नाटी गुड़िया, उसका बेडोल सिर वाला पति, उसकी एक सिर से लंगड़ी सास, बैठने में असमर्थ ननद और हाथों के अतिरिक्त सब प्रकार से आकारहीन दोनों बच्चे, सब एक एक कर भाभी की कोठरी में जा बैठे। इतना ही नहीं, उनकी चक्की से लेकर गहनों तक, सारी गृहस्थी और डोली से लेकर रेल तक सब सवारियां उसी खंडर को बसाने लगीं। भाभी को तो सफेद ओढ़नी और काला लहंगा या काली ओढ़नी और सफेद बूटीदार कत्थई लहंगा पहने हुए ही मैंने देखा था, पर उसकी ननद के लिए हर 30 त्योहार पर बड़े सुंदर रंगीन कपड़े बनते थे। कुछ भाभी की बटोरी हुई कतरन से और कुछ अपने घर से लाए हुए कपड़ों से गुड़ियों की लज्जा निवारण का सुचारू प्रबंध किया जाता था। भाभी घाघरा, कांचली आदि अपने वस्त्र सीना जानती थी, अतः मेरी गुड़िया मारवाड़िन की तरह श्रृंगार करती थी। मैंने स्कूल में ढीला पजामा और घर में कलीदार कुर्ता सीना सीखा था, अतः गुड्डा पूरा लाला जान पड़ता था। चौकोर कपड़े के टुकड़े के बीच में छेद करके वही बच्चों के गले में डाल दिया जाता था, अतः वे किसी आदिम युग की संतान से लगते थे। भाभी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, इसलिए उस पर मेरी विद्वता की धाक भी सहज ही जम गई थी। प्राय सभी पशुओं के अंग्रेजी नाम बताकर और तस्वीरों वाली किताब से अंग्रेजी की कविता बड़े राग से पढ़कर मैं उसे विस्मित कर चुकी थी। हिंदी की पुस्तक से माता का हृदय, भाई का प्रेम आदि कहानियां सुनाकर उसकी आंखें गीली कर चुकी थी, और अपने मामा को चिट्ठी लिखने की बात कहकर उसके मन में बीकानेर के निकट किसी गांव में रहने वाली बुआ की स्मृति जगा चुकी थी। वह प्राय लंबी सांस लेकर कहती, पता नहीं जानती, नहीं तो तुमसे एक चिट्ठी लिखवा कर डाल देती। सबसे कठिन दिन तब आते थे जब वृद्ध सेठ की सौभाग्यवती पुत्री अपने नैहर आती थी। उसके चले जाने के बाद भाभी के दुर्बल गोरे हाथ पर जलने के लंबे काले निशान और पैरों पर नीले दाग रह जाते थे, पर उनके संबंध में कुछ पूछते ही वह गुड़िया की किसी समस्या में मेरा मन अटका देती थी।
उन्हीं दिनों स्कूल में काशीदा काढ़ना सीख कर मैंने अपनी धानी की साड़ी में बड़े बड़े नीले फूल काढ़े। भाभी को रंगीन कपड़े बहुत भाते थे, इसलिए उसे देखकर वह ऐसी विस्मय विमुग्ध रह गई मानो कोई सुंदर चित्र देख रही हो। मैंने क्यों माँ से हट करके वैसा ही कपड़ा मंगवाया और क्यों किसी को बिना बताए हुए छिपा छिपा कर उस ओढ़नी पर नीले फूल काढ़ना आरंभ किया, यह आज भी समझ नहीं आता। वह बेचारी बार बार बुलवा भेजती, नए नए गुड़ियों के कपड़े दिखाती, नए नए घरौंदे बनाती, पर फिर भी मुझे अधिक समय तक ठहराने में असमर्थ होकर बड़ी निराशा और करुण मुद्रा से द्वार तक पहुंचा जाती। उस दिन की बात तो मेरी स्मृति में गर्म लोहे से लिखी जान पड़ती है, जब उस ओढ़नी को चुपचाप छिपाकर मैं भाभी को आश्चर्य में डालने गई। शायद सावन की तीज थी, क्योंकि स्कूल के सीधे साधे बिना चमक दमक वाले कपड़ों के स्थान पर मुझे गोटा लगी लहरिए की साड़ी पहनने को मिली थी। और सवेरे पढ़ने बैठने की बात न कहकर माँ ने हाथ में मेहंदी भी लगा दी थी। वह दालान में दरवाजे की ओर पीठ किए हुए बैठी कुछ बीन रही थी। इसी से जब दबे पांव जाकर मैंने उस ओढ़नी को खोलकर उसके सर पर डाला तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। रंगों पर उसके प्राण जाते ही थे। उस पर मैंने गुड़ियों और खिलौनों से दूर अकेले बैठे बैठे अपने नन्हे हाथों से उसके लिए उतनी लंबी चौड़ी ओढ़नी काढ़ी थी। आश्चर्य नहीं कि उस क्षण भर के लिए अपनी उस स्थिति को भूल गई जिसमें ऐसे रंगीन वस्त्र वर्जित थे, और नए खिलौने से प्रसन्न बालिका के समान एक बेसुध पन में उसे ओढ़ मेरी ठुड्डी पकड़कर खिलखिला पड़ी। और जब किसी का विस्मय विजड़ित बिंदनी सुनकर उसकी सुधी लौटी, तब हत बुद्धि से ससुर मानो गिरने से बचने के लिए चौखट का सहारा ले रहे थे, और क्रोध से जलते अंगारे जैसी आंखों वाली खुली तलवार सी कठोर ननद देहली से आगे पैर बढ़ा चुकी थी। अवश्य ही तीज रही होगी, क्योंकि वृद्ध स्वयं पुत्री को लेने गए थे। इसके उपरांत जो हुआ वह तो स्मृति के लिए भी अधिक करुण है। क्रूरता का वैसा प्रदर्शन मैंने फिर कभी नहीं देखा। बचाने का कोई उपाय न देखकर ही कदाचित मैंने जोर जोर से रोना आरंभ किया, परंतु बच तो वह तब सकी जब मन से ही नहीं, शरीर से भी बेसुध हो गई। वृद्ध मुझे कैसे घर पहुंचा गए, घबराहट से मैं कितने दिनों जोर में पड़ी रही, यह सब तो गहरे कोहरे में छिप गया। परंतु बहुत दिनों बाद जब मैंने फिर उसे देखा, तब उन बचपन भरी आंखों में विषाद का गाढ़ा रंग चढ़ चुका था, और होठ जिन पर किसी दिन हंसी छिपी सी जान पड़ती थी, ऐसे कांपते थे मानो भीतर का क्रंदन रोकने के प्रयास से थक गए हों। उस एक घटना से बालिका प्रौढ़ हो गई थी और युवती वृद्धा। फिर तो हम लोग इंदौर से चले ही आए, और एक एक करके अनेक वर्ष बीत जाने पर ही मैं इस योग्य बन सकी कि उसकी कुछ खोज खबर ले सकूं। पता लगा कि छोटी दुकान के स्थान में एक विशाल अट्टालिका वर्षों पहले खड़ी हो चुकी है। पता चला कि वधू की रक्षा का भार संसार को सौंपकर वृद्ध कभी के विदा हो चुके हैं, परंतु कठोर संसार ने उसकी कैसे रक्षा की, यह आज तक अज्ञात है। इतने बड़े मानव समुद्र में उस छोटे से बुदबुद की क्या स्थिति है, यह मैं जानती हूँ। परंतु तब भी कभी कभी मन चाहता है कि बचपन में जिसने अपने जीवन के सूनेपन को भूलकर मेरी गुड़ियों की गृहस्थी बसाई थी, खिलौनों का संसार सजाया था, उसे एक बार पा सकती। आज भी जब कोई रंगीन कपड़ों के प्रति विरक्ति के संबंध में कौतुक भरा प्रश्न कर बैठता है, तो वह अतीत फिर वर्तमान होने लगता है। कोई किस प्रकार समझे कि रंगीन कपड़ों में जो मुख धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, वह कितना करुण और कितना मुरझाया हुआ है। कभी कभी तो वह मुख मेरे सामने आने वाले सभी करुण क्लांत मुखों में प्रतिबिंबित होकर मुझे उसके साथ एक अटूट बंधन में बांध देता है। प्राय सोचती हूँ, जब वृद्ध ने कभी ना आँख खोलने के लिए आंखें मूंद ली होंगी, जिसे उन्होंने संसार की ओर देखने का अधिकार ही नहीं दिया था, कहाँ गई होगी। और तब न जाने किसी अनिष्ट की संभावना से, न जाने किसी अज्ञात प्रश्न के उत्तर में मेरे मन की सारी ममता आर्द्र क्रंदन कर उठती है। नहीं, 11 अक्टूबर 1933। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।